हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यूपी टेट की वैकेंसी आ गई है। यूपी टेट में 7 अक्टूबर से हमें फॉर्म भरना है और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आपने देख ही लिया होगा विज्ञापन, वैसे इसकी सूचना कुछ दिन पहले आई गई थी। तो मैं राम गोपाल मैं सोचता हूँ कि मैं यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ और मैं पीजीटी 2016 में भी सिलेक्टेड हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों की थोड़ी मदद की जाए। तो मैं आज ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और हिंदी वर्णमाला वर्ण विचार हिंदी का पहला टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का। तो मैं उसी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, इसे बनाने में मैंने 3-4 घंटे की मेहनत की है और मैं चाहता हूँ आप मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए तो मित्रों, मैं अब आपके लिए हिंदी वर्णमाला पे चलता हूँ। मित्रों, वैसे तो आप सभी जानते ही हो, आप जब बीएड करते हो, स्नातक करते हो और यहाँ तक आए हो तो आप इतना तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हाईलाइट करनी होती है, जो अमूमन लोग भूल जाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते और क्वेश्चन वहीं से क्लिक हो जाता है। तो बस वही हमें देखना है और उसी पर ध्यान देते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं चलता हूँ। देखिए मित्रों, यह है हिंदी वर्णमाला। वर्ण विचार, उसके बाद आता है शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, इसी तरह से व्याकरण चलती है। तो पहले है हमारा टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम देखते हैं, बचपन में ही हमें पढ़ा दिया गया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला री, ए और बड़ी ए, ओ और औ, ये 11 होते हैं। एक इसमें मित्रों अनुस्वार होता है, जिसे हम छोटी अंग कह के चलते हैं, एक वो होता है। और एक विसर्ग होता है, यह है मित्रों विसर्ग, ये विसर्ग होता है। इसकी ध्वनि इस तरह से निकलती है जैसे आ हा का इसमें उच्चारण होता है। जो पीछे जो बिंदियां, आप उनको हा का मानक मान लीजिए। अब आते हैं मित्रों व्यंजनों पर। व्यंजन में पहले तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इस पे मैंने एक तालिका बनाई है आपके लिए। देखिए, पहले तो वर्ग कि ये व्यंजन कौन से वर्ग का है। इसमें का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यंजन किस वर्ग से लिया गया है। दूसरा है इसका उच्चारण स्थान। देखिए मित्रों कि ये किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। मित्रों, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं, तालु से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं, दंत से बोले जाने वाले वर्ण दंत्य कहलाते हैं और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं व्यंजनों पर। देखिए, का वर्ग से क, ख, ग, घ और मैंने ये कोष्टक में लिखा है अनुनासिक और ये पंचम अक्षर। अनुनासिक का मतलब हुआ कि ये नाक से बोला जाता है, नासिका का प्रयोग होता है। और पंचम अक्षर का मतलब है, देखिए मित्रों, 1 2 3 4 5, मतलब जो व्यंजन 5वें स्थान पे स्पर्श व्यंजन में आ रहा है और जो नासिका से बोला जाता है वो पंचम वर्ण है और पंचम अक्षर है, अनुनासिक वर्ण है। और देखिए मित्रों, का से का ख ग घ, चा से चा छ ज न, टा से टा ठ ड ढ, और पा से ता से ता थ द न, पा से पा पा बा मा। ये सभी 5-5 होते हैं, ये सभी 5-5 होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या मित्रों 25 होती है, 25। अब आते हैं नीचे, एक होता है अंतस्थ। अंतस्थ में या, र, ला और वा। मित्रों, अर्धस्वर या और वा को अर्धस्वर कहा गया है। सही पूछा जाए मित्रों तो या, रा, ला, वा ये चारों ही अर्धस्वर हैं, क्योंकि ना तो इनका प्रयोग करते समय पूरी तरह से मुख में कहीं जिह्वा किसी को स्पर्श करती है, ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र रहती है। आप देखिए, ला का उच्चारण जब करते हैं तो वो दांत से थोड़ा सा स्पर्श हो जाता है, शायद इसीलिए ला को बाहर कर दिया गया था। रा लुंठित तो हो जाती है जीव, लेकिन
रा टच नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, लेकिन फिर भी रा और ला को बाहर किया गया है। और अर्धस्वर में रा, या और वा आते हैं। अंतस्थ में या, रा, ला, व 4 ध्वनि आती हैं। ऊष्म श, 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 हा, तीनों श का प्रयोग ऊष्म में होता है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, जैसे ऊष्मा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा घर्षण करने से गर्म हो जाती है तो वो वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। मित्रों वो मैं आगे बताऊंगा, इनके भी अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। ये आगे वाला सा है, ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, और ये वाला सा दंत से बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है। हाँ, ये भी 4 हैं संयुक्त। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। श आधे का और सा से मिलके बना है, ता, त्र आधे ता और रा से मिलके बना है, ऐसे। ये क्ष, ये वाला, और त्रा आधे ता में रा मिला के, जा, ये आधे, ये नहीं, ये पूरा जा है मित्रों, आधा नहीं है। और ये जा प्लस न, ये मित्रों आधा जा ही है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, ये आधा जा है। आधे जा में न्या मिलाने से ज्ञा बनता है। और श्रा, ये है ये वाला सा प्लस, क्योंकि वो संयुक्त है ना, तो रा, इस तरह से मिलके बनता है। अब आते हैं ध्वनि। अब देखिए ध्वनि क्या है। ध्वनि भाषा का मौखिक चिन्ह है। ध्वनि भाषा का मौखिक चिन्ह है। मित्रों बात को समझना, जो मुख से बोला जाती है ध्वनि, वो उसका मौखिक चिन्ह है। जैसे का मुख से कहा और च मुख से कहा, लेकिन लिखा नहीं है। लेकिन वर्ण क्या है? ध्वनि भाषा का लिखित चिन्ह है। ध्वनि का जो मौखिक चिन्ह है, वर्ण उसका लिखित चिन्ह है। जैसे कि का बोला, लेकिन लिखेंगे तो ये वर्ण हो जाएगा, ये लिखित रूप है। और ये लघुत्तम इकाई है वर्ण। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। शब्द की दृष्टि से देखें तो अक्षर का मतलब होता है वह जिसका अक्षर ना हो, अक्षर अथवा खंडन। देखिए मित्रों, जैसे कि ये है का, ये वर्ण है, लेकिन इसका अक्षर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हलंत भी लगा के इसका प्रयोग होता है। इसलिए वर्ण और अक्षर ऐसे हैं जिनका अक्षर नहीं किया जा सकता, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अब इससे ज्यादा इसे नहीं तोड़ा जा सकता। ये है का, इसमें आ प्लस है, बड़ा आ प्लस है ये, लेकिन ये वाला का है, इसमें कुछ प्लस नहीं है, ये आ बाहर आ गया। बस ये हमें समझना है। अब आते हैं शब्द पे। मित्रों यहाँ शब्द और वाक्य की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये इसी का हिस्सा है, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं किंतु उनमें सार्थकता हो। जैसे का म ल से मिलकर कमल एक अर्थ देता है, किंतु लमक अर्थ नहीं देता, क्योंकि इसमें भी का माला है, लेकिन ये लमक बनता है तो इसका अर्थ नहीं होता। हम लमक को शब्द नहीं मानते, इसीलिए नहीं मानते। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक व्यवस्थित लोक ज्ञान से निर्मित। देखिए पहले सार्थक को समझते हैं। अगर कह दें वह लमक है, हल लमक, ऐसा करके उसे बोल दें तो शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलेगा। व्यवस्थित से तात्पर्य है राम जाता है घर, ऐसे बोलेंगे तो ये वाक्य नहीं है। हिंदी की व्यवस्था है राम घर जाता है, पहले कर्ता फिर क्रिया, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। और लोक ज्ञान से आशय है, जैसे मित्रों कहें सूरज पश्चिम से निकलता है, हकीकत यह है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो उसे लोक का ज्ञान ही नहीं है, वास्तव में ज्ञान ही नहीं है कि सूर्य किधर से निकलता है, तो वो वाक्य नहीं माना जाएगा, वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा।
इस प्रकार निर्मित समूह को वाक्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वर्ण से मिलकर शब्द और भाषा से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। वाक्यों के समुच्चय ही भाषा कहलाते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। या, रा, ला, वा का उच्चारण भी ये शर्त कुछ मानकों में खरी उतरती है, इसलिए वे अर्धस्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में भी अवरोध नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा आता है। जैसे ला बोलते समय जिह्वा का थोड़ा सा भाग दंत से टकरा जाता है। या में ये नहीं होता, लेकिन या में तालु का बहुत ज्यादा प्रयोग हो जाता है। वा में दांत और ओष्ठ का प्रयोग हो जाता है। इसीलिए तो पाणिनि ने कहा था वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व दांत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाता है। लेकिन कुछ भी हो, ये अर्धस्वर तो है। स्वरों के प्रकार देखो मित्रों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, स्वर कितने होते हैं? स्वर 3 होते हैं। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए मित्रों, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो है जो छोटे हैं, इन्हीं को मूल स्वर भी कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले यही थे, इन्हीं से मिलकर ये बनाए। देखिए मित्रों, आ प्लस आ कर देते तो ये बन जाता है, ई प्लस ई कर देते तो ये बन जाती है, ऊ प्लस ऊ कर देते तो बड़ा ऊ बन जाता है, और आ प्लस ई कर देते तो ए बन जाता है, आ प्लस ऊ कर देते हैं तो ओ बन जाता है। इसी प्रकार इनका निर्माण हुआ है, इसलिए ये मूल स्वर है। और लघु स्वर से तात्पर्य है कि ये छोटे हैं, छोटे माने लघु। अच्छा मित्रों, काव्य शास्त्र में जब दोहा लगते हैं तो जैसे का माल तो उसकी मात्रा गिनते हैं तो लघु गिनते हैं, एक एक गिनते हैं, इसीलिए भी इसे लघु कहते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर जो बड़े हैं इनका प्रयोग दीर्घ स्वर संधि में होता है, इसीलिए उस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। गुरु स्वर जब काव्य शास्त्र में दोहे में उच्चारण करते समय जैसे कामल आ गया तो वहां इस वाले का को गुरु मानक दिया जाता है, ऐसे ऐसे तब उसे गुरु कहते हैं। संयुक्त स्वर और गुरु स्वर ये भी गुरु स्वर है, क्योंकि इनमें 2 मात्रा इनकी भी 2 मात्रा मानी जाती है, इनकी 1, इनकी 2, इनकी 2। संयुक्त स्वर वो स्वर है जो किसी से मिलकर बने। अभी मैंने बताया ना कि जैसे आ है, आ प्लस ई मिलके बड़ी बनी है, बड़ी ए बनी, वो छोटी है और बड़ी ए नी से बनी है, इसीलिए संयुक्त है, 2 से मिलकर बने। ओ आ प्लस ऊ तो ये ओ गया। मित्रों, अर्धस्वर की जो थ्योरी है उसका भी कहीं ना कहीं इनसे संबंध है। देखिए, आ ई प्लस आ अगर करते हैं तो इसका मतलब रा होता है, या होता है या, और ऊ को आगे रख के और आ को पीछे रख के जोड़ते हैं तो वा का निर्माण होता है, वा का निर्माण होता है। इसीलिए भी इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मात्रा का उसके वेद। देखिए, पंडित कामदा प्रसाद गुरु ने कहा था कि व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। देखिए, व्यंजन है गा, इसका उच्चारण घी के रूप में करना है तो एक ये लगाते हैं। अब गा का उच्चारण गा के बाद ई, तो इसे चिन्हित करने के लिए गी। देखिए मित्रों, जब हम इसे ऐसे बोलते हैं अलग से लगाते हैं तो ये गई होता है, लेकिन ये है गु। लेकिन जब इसे गा प्लस ऊ करेंगे तो ये गौ हो जाएगा। मिला के बोलने के लिए उसकी मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए उसे गा के बाद ही लगा के ई होती है। स्वर का जो स्वरूप है, देखिए ये कह स्वरों का जो स्वरूप बदलता है वो जैसे यहाँ गा है, इसमें ई का स्वरूप ऐसे बदल गए तो ये घी हो गया, तो ये घी हो गया, तो ये मात्रा हो गई। अब देखिए, नासिका के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण, नासिका के आधार पर वर्गों के वर्गीकरण। देखिए, पहले होता है अनुनासिक, गांव, पांव, दांव और छांव, इस तरह से। अनुस्वार, देखिए ये छोटी अंग जिसे हम कहते थे, आगे ऊपर बिंदु लगा हुआ है जो अलग से प्रयोग किया गया था। अंग, इससे कंपन, पंप, अंगद, इससे बना, तो यह अनुस्वार हो गई।
ये अनुनासिक हैं, ये दोनों ही नासिका से बोले जाते हैं। अब आते हैं निरनुनासिक, जो नासिका से नहीं बोले जाते हैं, जैसे आप, किधर, इधर, इनमें नासिका का कहीं प्रयोग नहीं है। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या है? इसका उच्चारण हा की तरह होता है। मैंने मित्रों बताया था ना, जैसे अतः, देखिए ये अतः है, इसमें ता बोला जाता है लेकिन बिंदी पीछे लगी, इसे हा बोला गया है, अतः। और ये स्वर के बाद आते हैं, जैसे निर्मित सभी शब्द तत्सम होते हैं, ज्यादातर निर्मित शब्द तत्सम ही होते हैं। आप कोई शब्द बोलिए। मित्रों, दुख इसका अपवाद हो सकता है, क्योंकि दुख को हिंदी ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिस दुख को हिंदी ने स्वीकार किया है वो बिना विसर्ग के किया है। अतः सभी शब्द तत्सम से, तत्सम जो है वो विसर्ग से बनने वाले तत्सम ही होते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने एक टिप्पणी कर दी है, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अम और आहा ये दोनों ना तो स्वर हैं न व्यंजन है, अतः इन्हें अयोग वाक कहते हैं। अयोग वाक का अर्थ होता है योग न होने पर भी साथ रहना। जैसे व्यंजन स्वर के पहले आता है किंतु स्वर के पश्चात, ये स्वर के पश्चात आते हैं। देखिए जैसे अंग, जैसे कंपन, का माँ से कोई लगाव नहीं है लेकिन साथ में बोला जा रहा है, साथ न होते हुए भी साथ है। जैसे अतः, हा का उच्चारण अलग हो रहा है लेकिन मिला हुआ है ता में विसर्ग, इसीलिए अयोग वाक कहलाती है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हो, तो आपको लग रहा हो कि सही पढ़ा रहा है, और तो मेरे लिए कमेंट अवश्य करना मित्रों, और ये आपके लिए बहुत सहयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ईश्वर से कृपा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा मित्रों, एक दो क्वेश्चन उच्चारण स्थान से अवश्य आता है, इसीलिए इसे वीडियो को ध्यान से देखना मित्रों, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ छिपा होता है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में कुछ चीजें बताई हैं, जैसे मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जैसे मैं व्यास मुनि हूँ, जैसे मैं रुद्रों में शंकर हूँ, जैसे मैं नदियों में गंगा हूँ। इसी तरह से वर्णमाला के लिए भी कुछ बोला था। आप देखना वहां लिखा हुआ है 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में वो कह रहे हैं, अक्षराणाम आकारो अस्मि द्वंद्वः सामासिकश्च च अयमेवाक्षः कालो धाताहं व्यवस्वतो मुखः। मैं अक्षरों, वर्णमाला में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। मैं अक्षय काल और विश्वतोमुख विराट धाता हूँ। मित्रों, यहाँ हमारे लिए काम की चीज सिर्फ ये है, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है मैं अक्षरों में आकार हूँ। इसका मतलब यह है का में छुपा है, खा में छुपा है, सभी अक्षरों में छुपा हुआ है या आ छुपा हुआ है। इसीलिए कहा है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। अब आते हैं मित्रों अल्पप्राण महाप्राण पर। कभी कभी मित्रों इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार आया हुआ है। देखिए अल्पप्राण क्या है? जिनके उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में निकले और साथ में हकार ध्वनि ना हो, वे वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकले और साथ में हकार ध्वनि हो, उच्चरित हो, वे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। मित्रों, आप अंतर समझ गए होंगे। जिनमें हकार ध्वनि ना हो और मात्रा अल्प मात्रा में श्वास वायु निकले तो वो अल्पप्राण, और जिनमें भारी मात्रा में प्राणवायु निकले और हकार भी हो, हकार का मतलब है हा ध्वनि का मेल, वो महाप्राण। देखिए मित्रों, इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको दे रहा हूं। ये मैंने बहुत विश्लेषण करने पर ये निकाली थी। अंग्रेजी के अनुसार जिन वर्णों में एच लगा होता है, जैसे का में एच नहीं लगा, खा में के एच, गा में नहीं लगा, घा में जी एच। आप देखिए छा में सी डबल एच। मित्रों, चा में जो एच लगा है, सी के बाद जो एच आया है, वो चा को छा से अलग करने के लिए आया है, इसीलिए उस एच पे ध्यान नहीं देंगे, वो अपवाद है। और एक ये अपवाद है, ये महाप्राण का अपवाद तो हो गया सा, और अल्प प्राण का अपवाद हो गया चा। इसमें एच आता है तो भी ये अल्प प्राण है, इसमें एच अंग्रेजी में नहीं आता तो भी ये महाप्राण है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। विसर्ग महाप्राण होता है और सभी
स्वर अल्प प्राण होते हैं, अनुस्वार भी अल्प प्राण होता है। मित्रों मैंने इसका वर्गीकरण करने के लिए जैसे अलग से लिख दिया है। देखिए जैसे सभी स्वर है वो अल्प प्राण है। देखिए ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। जो महाप्राण है उन पर नहीं लगाया मैंने। ये देखिए जो जो अल्प प्राण है वो उसको मैंने हरा कर दिया है। जैसे ये च ज न का ख का ग ण टा ड ण ता द न पा बा म, ये अल्प प्राण है। और देखिए अंतस्थ भी अल्प प्राण होते हैं। ये अर्धस्वर भी है, मैंने यहाँ भी आपको स्मरण दिलाया है। ये स्वर, ये प्रश्न आता है मित्रों क्या या और वह कैसी ध्वनियां है अर्धस्वर, या इनमें से अर्धस्वर कौन से हैं, या अर्धस्वर ध्वनियां कितनी हैं। तो अर्धस्वर ध्वनियां 2 मांगे, ये स्मरण रखना आप मेरी इस बात को। ये ऊष्म में आते हैं जो वर्ण आपको बताई दिया गर्म होते हैं, ये सभी महाप्राण होते हैं। और संयुक्त ध्वनियां वे हैं मित्रों जो जिनमें कुछ ध्वनियां संयुक्त होती हैं। इनमें से क्ष महाप्राण है, त्रा और ज्ञा अल्प प्राण है, इसलिए मैंने इनको हरा किया। श महाप्राण है। मित्रों ये मुझसे रह गया, ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। इसे याद रखेंगे, मुझसे छूट गया हरा करने से। लेकिन ये वाला अड़ा ये सड़क में प्रयोग होता है, सड़क लिखते समय। ये यहीं, तो ये वाला है, ये अल्प प्राण है, ये याद रखेंगे। अब आते हैं घोष अघोष पे। एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है मित्रों। महाप्राण अल्प प्राण तो क्लियर हो जाते हैं, घोष अघोष में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको घोष और अघोष स्पष्ट करना चाहूंगा। जिन ध्वनियों में स्वर तंत्रियां झंकृत हो, कंपन, झंकृत माने कंपन होना, वे घोष, और जिनमें झंकृत नहीं हो वे अघोष कहलाती हैं। घोष में कंपन होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। देखिए अघोष में क ख छ छ ठ ठ त थ प फ और श श श। पहचान, इसकी पहचान देखिए। ये का और का अपने वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन है, ये भी ऐसे ही हैं, आप ध्यान से देखिए इनको। तो ये सभी पहले दूसरे अपने वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन अघोष हुए। और तीनों सा श श श तीनों अघोष हुए। घोष में तृतीय चतुर्थ पंचम स्पर्श व्यंजनों के, और ये हो गए मिलके 18, क्योंकि 15, 5 तिया 15, क्योंकि 5 वर्ग हैं और 3 हो गए, तृतीय चतुर्थ और पंचम, तो ये 15 हो गए। सभी स्वर घोष हैं, या रा ला वा और हा, ये सभी घोष हैं। हल किसे कहते हैं मित्रों, मैंने इसलिए ये डाल दिया, इससे यूपी टेट में क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये सहयोग करेगा आपको। हल वह चिन्ह है जिसके माध्यम से किसी वर्ण में स्वर की रिक्तता का बोध होता है। जैसे ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये लगा हुआ है, ये हल है। अब पंचमाक्षर, और मित्रों संस्कृत में हलंत का बड़ा ही महत्व है। पंचमाक्षर और अनुस्वार का प्रयोग। अब देखिए पंचमाक्षर पे आते हैं। पंचमाक्षर वे हैं जिनका प्रयोग जिस वर्ग, देखिए मित्रों ये पंचमाक्षर हैं, ये पंचमाक्षर हैं, ये। अब देखिए मित्रों, अब देखिए पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे होता है। जैसे का वर्ग में अंक लिखते हैं तो या तो इसके ऊपर बिंदु लगाएंगे या इस तरह से अंक लिखेंगे, क्योंकि ये का खा गा के बाद ला आता है। आप देखिए ये आ रहा है, तो उसका वर्ग है तो वही व्यंजन लगेगा। खंड, तो या तो खंड ऐसे लिखेंगे या खंड ऐसे लिखेंगे। और पंप, और देखिए मित्रों ये यहां टा वर्ग का था और ता वर्ग का, जैसे तंतु, या तो तंतु ऐसे लगेंगे या तंतु ऐसे लगेंगे। ये टा का, ये ता वर्ग का नहीं, टा वर्ग का है खंड, क्योंकि टा वर्ग में ही अंत में ये वाली अणा मिलती है।
अब आते हैं पा वर्ग में माँ आता है तो ये पंप। छापे, ये तो उदाहरण है। देखिए बम्बूर, जैसे संबल, देखिए संबल, ये इस तरह से छापे व टंकण में इस प्रयोग से कुछ विद्वानों ने छूट प्रदान की है। मैम वो मित्रों, मैंने ये बात इसलिए यहाँ लिखी है कि वो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था कि छापे में कंफ्यूजन होगी और बच्चों को भी समझने में दुविधा होगी, इसलिए बिंदु का प्रयोग मान्य कर देना चाहिए, इसलिए बिंदु का प्रयोग ज्यादा होता है। वर्णों का अक्षर स्थान, मित्रों ये संस्कृत की पाणिनि के सूत्र हैं, अष्टाध्यायी से लिए गए हैं वर्ण विचार से। पाणिनि का विज्ञान मैंने यहाँ इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ये सूत्र आपको समझने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। उच्चारण स्थान इससे कभी नहीं भूलेंगे। मित्रों देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इसका मतलब आ का वर्ग अकुह, आ का वर्ग हा विसर्जनीयम विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। अको विसर्जनीय नाम कंठा। अब देखिए तालव्य का क्या सूत्र दिया है पाणिनि जी ने। मैं ऐसे ऋषियों को प्रणाम करता हूँ, ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है और इसमें संसार की दूसरी किसी भाषा में नहीं मिलता, और संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिंदी है, इसीलिए ये बड़ा ही प्रशंसनीय है। तालव्य देखिए, इचु यशा नाम तालु, इचु से ई, चा से चा वर्ग, या से या, शा से ये वाला सा, देखिए ये वाला या है तो ये वाला सा, ये सभी तालु से बोले जाते हैं। ई में दोनों ई आ जाती है मित्रों, ये स्मरण रखना, क्योंकि जिस माध्यम से एक ही बोली जाएगी उच्चारण स्थान में दूसरी भी उसी माध्यम से बोली जाएगी, इसीलिए पाणिनि ने उसे अलग अलग नहीं लिखा। अब देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य मित्रों तालु के कठोर भाग होता है जो थोड़ा ऊपर होता है, एक भाग तालु का दबता है, एक वाला उंगली से नहीं दबता, तो जो उंगली से जो भाग नहीं दबता वो कठोर होता है, उसी से टा वर्ण ध्वनि बोली जाती है। आप बोल के देखेंगे तो चा से ज्यादा कठोर ट ट ट ऐसे डंडा सा पड़ता है, और इसीलिए शायद डंडा में टा का प्रयोग हुआ है। तो जो चीजें कठोर होती है वो टा वर्ग में आ जाती हैं, और काव्य शास्त्र में जो कठोर ध्वनियां होती हैं जिनका प्रयोग ज्यादातर वीर रस में और ओज में किया जाता है, वहां भी टा वर्ग का प्रयोग होता है, क्योंकि कठोर ही होता है। मूर्धन्य देखिए, मूर्धन्य में ऋषि वाली री। मित्रों यहाँ दोनों ऋषियों की बात की है। ऋषि दो तरह की होती हैं, एक तो ऐसी, एक ऐस के नीचे मात्रा लगती है, तो मैंने उसका प्रयोग उसका यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हिंदी में समाप्त हो गई है। पाणिनि के समय में दोनों चलती थी, इसलिए उनका आशा दोनों से है। टा वर्ग, रा रा शा, ये वाला शा देखो, ये सभी मूर्धन्य हैं। दंत लरे तुलसा नाम दंता, पहले ये ला वाला ला उसमें संस्कृत व्याकरण में चलता था, लेकिन हिंदी में नहीं चलता, इसीलिए मैंने इसे यहाँ लिखा नहीं है। तू से तावर्ग, ला से लावर्ग ला, और शा से शा, ये सभी दंत हैं। नासिका नियमंगण नाम नासिका, जो पांचों पंचमाक्षर नासिका से बोले जाते हैं। नासिका अनुसार से, और जो अनुसार से वो भी नासिका से बोला जाता है। कंठ तालव्य, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं वर्ण जो कंठ और तालव्य दोनों से बोले जाते हैं, वो कौन कौन से? ए देतौ, पाणिनि कह रहे हैं कि ए दे तौ, दोनों ए द्वे तौ, वो कंठ से, कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। कंठोष्ठम, कंठ ओष्ठम, जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ओ दो तौ, दोनों ओ और ओ स्थान कंठ से बोले जाते हैं। दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, मतलब दंत और ओष्ठ से मिलके वाह बोला जाता है, एकमात्र व्यंजन है। संयुक्त ध्वनि क्या होती है? जैसे प्राण, रक्त, व्यास, और ये सभी संयुक्त हैं क्योंकि एक दूसरे से आधे में पूरा जुड़ा हुआ है। संपृक्त ध्वनि क्या है? देखिए मित्रों, इसे समझने की आवश्यकता है। ये संयुक्त भी है
और संपक्त भी हैं, लेकिन ये संयुक्त है, संपृक्त नहीं है। जब दो ध्वनियों के बीच में एक ध्वनि आ जाती है तो संपृक्त होती है, ये भी संपृक्त है। रक्त ये भी संपृक्त है। और संबल और कंपन ये भी संपृक्त है। जब दो ध्वनियों के बीच में ध्वनि आ जाती है, उससे पहले ध्वनि पूरी बोली जाए और पीछे की ध्वनि भी बोली जाए, क प न, कंपन, जैसे कंप रह जाता तो वो संयुक्त ध्वनि होती, संपृक्त नहीं होती। युग्मक ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, ऐसी ध्वनियां जो एक ही वर्ण दो बार आए, एक बार आधा एक बार पूरा, जैसे गप, जैसे उत्तर, जैसे चक्कर, जैसे खच्चर, तो ये ध्वनियां द्वित्व कहलाती हैं। ये पूछा जा सकता है द्वित्व की क्या क्या पहचान है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। अक्षर भी दो प्रकार से उच्चारित होते हैं मित्रों, अक्षर भी दो प्रकार से उच्चारित होते हैं। एक होता है बद्ध अक्षर, इनका अंत व्यंजन पर होता है, जैसे कुमार, श्याम, रईस, अमीर, गरीब। तो इस बा पे हम रुक गए। इस बा के बाद जो अंतिम अक्षर है उसके बाद हम स्वर का उच्चारण नहीं कर रहे। और एक होता है मुक्त अक्षर, ये स्वर के अंत में होता है, जैसे जो, शकुनी, पापा, लास्ट अंत में स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो मित्रों ये थी हमारी वर्ण विचार पर। अगली वीडियो आप सभी मुझे मेरा उत्साह बढ़ाएं और मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आपके सामने शब्द विचार पर उपस्थित रहूंगा। वर्ण विचार एक छोटा टॉपिक था, शब्द विचार एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर दूंगा या 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अगर और ज्यादा बड़ी हुई तो मैं आपको ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना के देना चाहता जिससे कम नेट यूज हो, कम समय में आपकी वीडियो देखी जा सके और आपका मोबाइल भी डिस्चार्ज ना हो और आपकी समझ में आ सके। मित्रों, बार बार समझने के लिए बार बार वीडियो को देखें और इन संस्कृत के सूत्रों को याद कर लेना, ये आपकी बड़ी मदद करेंगे। उच्चारण स्थान की मेरी जिम्मेदारी है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी के साथ मैं रामगोपाल वैसे मित्रों ये अपने मुझसे कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं 4 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं पीजीटी में भी सिलेक्टेड हूँ। मित्रों, आपको जो भी बताऊंगा आपकी बहुत मदद करेगा। आप मेरे यूपी टेट की तैयारी मेरे चैनल से कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपसे एक प्रार्थना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और जो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, मैंने सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं अवश्य अपनी बातों में सुधार करूंगा और आपके लिए और भी इफेक्टिव प्रभावशाली वीडियो लाऊंगा जिससे आपकी यूपी टेट में अत्यंत मदद हो। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।